नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, सभी बच्चे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान से प्रेरणा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक घटना पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस जघन्य घटना के दोषियों को दंडित करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने $400 अरब के वस्तु निर्यात के ऐतिहासिक लक्ष्य को 1 वर्ष के भीतर हासिल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रस्तावों से जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के 50 लाख से अधिक बच्चों को पहला कोविड रोधी टीका लगाया गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया 2022 कल से हैदराबाद में। और रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं लवली निगम। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महान देशभक्तों को स्मरण करते हुए कहा कि हर बच्चा अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान से प्रेरणा लेता है। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं, उन्हें अमृतत्व प्राप्त होता है। विप्लवी भारत गैलरी उस राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है जिसने क्रांतिकारियों के आंदोलन को प्रेरित किया। श्री मोदी ने बताया कि सरकार स्मारकों के सौंदर्यीकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। दांडी में नमक सत्याग्रह की स्मृति में बना स्मारक हो या फिर जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्माण हो, एकता नगर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मारक का निर्माण, दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल हो या फिर रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और संग्रहालय, अयोध्या बनारस के घाटों का सुंदरीकरण हो, भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। श्री मोदी ने बीरभूम में हुई हिंसा की घटनाओं के लिए दुख और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार उन लोगों को निश्चित रूप से सजा देगी जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों से भी आग्रह किया कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों और ऐसे अपराधियों को प्रोत्साहन देने वालों को कभी माफ न करें। उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल की बीरभूम घटना का संज्ञान लिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और एसपी बीरभूम के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। उन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि मामले में की गई कार्रवाई के बारे में 24 घंटे के भीतर आयोग को अवगत कराया जाए।
उत्तराखंड में भाजपा के पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तराखंड के 22 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने दोबारा सत्ता संभाली है। श्री धामी ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभाल ली है। राज्य के 22 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई पार्टी फिर से लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। मंत्रिमंडल में शामिल श्री प्रेमचंद अग्रवाल पिछली विधानसभा में स्पीकर थे, जबकि चंदन राम दास और सौरभ बगुड़ा नए चेहरे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए, जिनमें पार्टी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, राज्य आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी और संतों के अलावा विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। समारोह को राज्य भर में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों ने देखा। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पिछले 5 वर्ष में हर क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति की है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोंडा जिले के मनकापुर से विधायक रमापति शास्त्री को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इस बीच राज्य में शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारत ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। निर्यात का ये लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने $400 अरब मूल्य के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और पहली बार इसे हासिल किया है। उन्होंने इस सफलता के लिए देश के किसानों, बुनकरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विनिर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये मील का पत्थर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये युवा उद्यमियों, निर्यातकों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के धैर्य, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और क्षमता का प्रमाण है। Missions literally going out to canvas for business for India. You had missions going out to explore new opportunities for entrepreneurs, our MSMEs, for our farmers, agriculturists. And with this collective effort, which was driven with the inspirational leadership of Prime Minister Modi. After all, I have yet to hear of any Prime Minister focus on something like exports ever before. But he took this as a personal commitment. He took this as a challenge. He inspired all of us within the government. He motivated industry and all the other stakeholders. And when he gave the clarion call that India will cross $400 billion of merchandise exports. श्री गोयल ने कहा कि ये एक सामूहिक प्रयास था। सरकार के भीतर और सरकार तथा निर्यातकों और माल की आवाजाही संभव बनाने वाले हितधारकों के बीच पूर्ण सामंजस्य कायम रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रस्तावों से जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास की बाधाएं दूर कर दी गई हैं, 250 राज्य कानूनों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और 137 कानूनों में बदलाव किया गया है। Central laws have now become active in the state and they become applicable to J&K as well. Whilst it's been applicable as and when the law has been passed in the parliament, the entire country benefited from it, but J&K has started getting benefit of it post removal of 370. 250 state laws have been completely repealed and 130 state laws have been modified. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। There's been a 33% drop in infiltration, 51 in 2020 versus 34 in 2021. So 33% drop in infiltration, 90% decrease in ceasefire violations, 937 in 2020 versus 98 in 2021. 61% decline in terrorism-related incidents, where in 2020 we had 244, in 2021 we've had 229. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 180 आतंकवादियों का सफाया किया गया, जिनमें 32 विदेशी थे और 42 शीर्ष कमांडर थे। इस वर्ष 38 आतंकवादी मार गिराए गए और जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों में भर्ती 16% से कम हुई है।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार सामान्य स्थिति बनाने के प्रयास कर रही है और निवेश आकर्षित कर रही है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद विनियोग विधेयक लोकसभा को वापस भेज दिया गया। देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के 50 लाख से अधिक बच्चों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि बताया है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। केंद्र ने कहा है कि कोविड रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। देश में कोविड संक्रमण में कमी आने के कारण यह फैसला लिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वो अब अधिनियम के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी करना बंद कर दें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह दी है कि लोग मास्क लगाने और हाथों को साफ रखना जारी रखें। केंद्र ने कहा है कि मीडिया की कुछ खबरों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप मास्क पहनने और हाथों को स्वच्छता में ढील देने का सुझाव दिया जा रहा है, वो निराधार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फेस मास्क और हाथों की स्वच्छता का अनुपालन करना जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाई गई भारत की पहली मोबाइल जैव सुरक्षा 03 प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल प्रयोगशाला वायरल इन्फेक्शन की जांच में सक्षम है। इससे भविष्य में वायरल इन्फेक्शन को रोकने में सहायता मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, सभी बच्चे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान से प्रेरणा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक घटना पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस जघन्य घटना के दोषियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने $400 अरब के वस्तु निर्यात के ऐतिहासिक लक्ष्य को 1 वर्ष के भीतर हासिल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रस्तावों से जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के 50 लाख से अधिक बच्चों को पहला कोविड रोधी टीका लगाया गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया 2022 कल से हैदराबाद में, और रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज बैठक शुरू होने के बाद शुरुआती 1 घंटा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैसों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही 1 घंटे तक बाधित रही। यद्यपि इसके बाद सदन में प्रश्नकाल सहित अन्य कामकाज सामान्य ढंग से हुआ। कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने शहीद दिवस का उल्लेख किया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित स्वतंत्रता आंदोलन में कुर्बानी देने वाले तमाम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के सम्मान में सदस्यों ने कुछ देर मौन भी रखा। सभापति ने इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और बताया कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्य तेलों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और शक्ति सिंह गोहिल सहित कुछ अन्य सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। सारे नोटिस को अस्वीकार करते हुए सभापति ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा कि अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।
सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों को पोस्टर और तख्तियां न दिखाने को कहा। उन्होंने आगाह किया कि पोस्टर दिखाने वाले सदस्यों के नाम बुलेटिन में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद भी हंगामा न थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की बैठक फिर शुरू होने पर प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। भोजनावकाश के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उनके जवाब के बाद सदन ने जम्मू कश्मीर के बजट को ध्वनिमत से वापस लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सदन में इसके बाद रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना की धीमी रफ्तार की आलोचना की। उन्होंने रेल को भारत की जीवन रेखा बताया और सरकार को इसके निजीकरण के प्रति आगाह किया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करती है, किंतु रेलवे यात्री टिकट पर बुजुर्ग, महिलाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत को बंद कर दिया गया है। उन्होंने रेल मंत्री से जानना चाहा कि सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने माकपा सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि इस सरकार ने केरल के आवंटन में खासी वृद्धि की है। उन्होंने पूर्ववर्ती संप्रभुत्व सरकार के कार्यकाल में केरल को दिए गए आवंटन का हवाला देते हुए कहा कि उस समय की तुलना में मौजूदा सरकार ने काफी वृद्धि की है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा अधूरी रही। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भारी हंगामा किया। इसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 40 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की आजादी के संग्राम में महान सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद किया और सदन ने कुछ पल मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया, वैसे ही कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य ईंधन की कीमतों में वृद्धि और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शांत रहने एवं अपने स्थान पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि आज शहीद दिवस है और उनका आग्रह है कि सदस्य अपना दायित्व निभाएं और देश हित में काम करें। लोकसभा में आज वर्ष 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ सदस्यों ने हवाई अड्डों को बेचने और विनिवेश किए जाने का उल्लेख किया था, जो सही नहीं है। सिंधिया ने कहा कि हमारी नीति विनिवेश की नहीं है। जिन 6 हवाई अड्डों की बात हो रही है वो विनिवेश या निजीकरण के आधार पर निजी कंपनियों को नहीं दिए गए हैं। इन्हें पट्टे की व्यवस्था के आधार पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विनिवेश और पट्टे की व्यवस्था में काफी अंतर है और पट्टे की व्यवस्था में परिसंपत्ति कुछ नियत वर्ष के लिए दी जाती है और इस पर मूल स्वामी का स्वामित्व बना रहता है। नागर विमानन मंत्री ने कहा कि एयरलाइन और हवाई अड्डों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अंतिम छोर तक संपर्क स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 7 वर्ष में इस क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण किया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को खारिज करते हुए वर्ष 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि कोविड-19 के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों के खुलने के बाद अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था फिर से आरंभ की जाए ताकि बच्चों को गर्म और पका हुआ पौष्टिक भोजन मिल सके। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की हाल में बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। शून्यकाल के दौरान भाजपा के सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध पंचायत स्तर के एक उप प्रमुख की हत्या के बाद प्रतिशोध के रूप में हिंसा शुरू हुई। उन्होंने कहा कि 5 घरों में आग लगा दी गई और लोग बाहर नहीं निकल पाए। इसके लिए बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। मजूमदार ने कहा कि इस घटना में मारे गए लोगों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं। भाजपा सांसद ने इस घटना में कई लोगों के लापता होने की बात कही।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते में ही राजनीतिक हिंसा में कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि बीरभूम जिले में जो कुछ भी हुआ उसका राजनीतिक संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है तथा इस घटना के सिलसिले में राज्य की पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने भाजपा से इस मामले में राजनीति नहीं करने को कहा। लोकसभा में आज वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा की शुरुआत हुई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी। सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में भारतीय के दिल में जीवित हैं। आकाशवाणी की तरफ से इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। जागो जवानो देश पुकारे खून में आणो रवानी, मुल्क मता जह जान दिनी सा याद कयो कुर्बानी। हिमू कालाणी
हेमू कालाणी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालानी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया। हेमू कालानी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाईं। हेमू स्वराज सेना के नेता थे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था। हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है। हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई, जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी। 19 सालन जे बालक जो जिगर हो जोश जवानी, नर नारी जी हर जुबान थी बोले सत्य कहानी, हेमू कालानी। इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया। हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। 21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कालानी हाथों में भगवद गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया 2022 कल हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय है इंडिया एट 75, नागरिक उड्डयन उद्योग का नया क्षितिज। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की इस 4 दिवसीय समारोह का आयोजन कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विंग्स इंडिया 2022 भारत को दुनिया के शीर्ष नागरिक उड्डयन केंद्र में बदलने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तेलंगाना में हैदराबाद के भोईगुड़ा इलाके में आज तड़के कबाड़ के गोदाम में लगी आग में 11 मजदूरों की मृत्यु हो गई। सभी दिहाड़ी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर खेद व्यक्त किया है। प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और बिहार और तेलंगाना सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा ऑलराउंडरों की सूची में फिर से शीर्ष स्थान पर काबिज हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में नाबाद 175 रन बनाने और 9 विकेट लेने के बाद जडेजा नंबर 1 पर पहुंच गए थे, लेकिन पिछले सप्ताह उनकी जगह होल्डर ने ले ली थी। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत ने डेनमार्क के मैड्स क्रिस्टोफरसन को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। डबल्स में सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद शेहिबुल फिक्री और बगास मौलाना को हराया। महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप को जर्मनी की विवोनी ली से हार का सामना करना पड़ा। आज ही पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, बी साई प्रणीत, एचएस प्रणय सिंगल्स में अपनी चुनौती पेश करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का वर्चुअल उद्घाटन किया। कहा, सभी बच्चे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान से प्रेरणा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हुई हिंसक घटना पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस जघन्य घटना के दोषियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने $400 अरब के वस्तु निर्यात के ऐतिहासिक लक्ष्य को 1 वर्ष के भीतर हासिल कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रस्तावों से जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के 50 लाख से अधिक बच्चों को पहला कोविड रोधी टीका लगाया गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया 2022 कल से हैदराबाद में। और रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।